नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का 10वां अध्याय जो है उसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर पहला अभ्यास प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें उचित विकल्प ढूंढना है और उचित विकल्प ढूंढ करके उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, हमें दिया हुआ है यहाँ जो है हिंदी में है, यहाँ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मतलब है अव्यय जो होगा यहाँ का वो कौन सा होगा? ठीक है, तो इति, अतः और अत्र। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। इति, ठीक है, जिसका मतलब समाप्त होता है, और अतः जिसका मतलब है इसलिए, और अत्र जिसका मतलब है यहाँ। तो क्या हो जाएगा? अत्र हो जाएगा। अत्र हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर। तो हम अत्र पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ख जो है इसमें अचानक, अचानक के लिए भी हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सहसा, अधुना और अध। यहां देखिए, सहसा जिसका मतलब होता है अचानक, अधुना जिसका मतलब है अब, और अध जिसका मतलब है आज। तो आपने देखा, हमें अचानक का अव्यय देखना है, अचानक का जो अर्थ प्रदान करता हो वह अव्यय। तो सहसा, सहसा मतलब है अचानक, अधुना अब, और अध आज। ठीक इसी प्रकार से अगला है ऊंचा। तो देखिए, दिवा जिसका मतलब होता है दिन, उच्च जिसका मतलब होता है ऊंचा, और अपि जिसका अर्थ होता है भी। तो यहाँ हमें उचित विकल्प चुनना है। ऊंचा अर्थ देने वाला अव्यय जो है उस पर सही का निशान लगाना है। तो ऊंचा अर्थ देने वाला अव्यय है उच्च। कौन सा है? उच्च। अगला है भी। भी अर्थ प्रदान करने वाला अव्यय कौन सा है? तो देखिए, अपि, अपि का अर्थ होता है भी। यत्र, यत्र का मतलब होता है यहां। ठीक है, ठीक है, जहां। और तथा, तथा का मतलब होता है तथा। ठीक है, अथवा। तो अपि, अपि क्या हो जाएगा? भी। तो आपने देखा, अपि मतलब है भी, यत्र जहां, और तथा। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो सही विकल्प है कौन सा है? अपि। भी अर्थ प्रदान करने वाला अपि है। बीता हुआ कल। ठीक है, तो यहां हमारे पास 3 विकल्प हैं, स्व, परस्व और है। तो देखिए, स्व मतलब है आने वाला कल, परस्व यानी परसों, और है मतलब है बीता हुआ कल। क्या हो जाएगा? है मतलब है बीता हुआ कल। तो देखिए, इसी प्रकार है सवेरे। सवेरे जो शब्द है इसका अर्थ प्रदान करने वाला अव्यय कौन सा है? तो भूय, खलु, प्रातः। ठीक है, तो प्रातः जो है, प्रातः, प्रातः का अर्थ क्या होता है? सवेरे। तो देखिए, इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल होता है। एक बार फिर हम देखते हैं, यहां अर्थ प्रदान करने वाला अव्यय है इति, अतः और अत्र। तो क्या सही विकल्प है? अत्र। इसी प्रकार से अचानक अर्थ प्रदान करने वाला अव्यय है, तो अचानक अर्थ प्रदान करने वाला है सहसा। अधुना और अध ये उचित विकल्प नहीं है, उचित विकल्प है सहसा। इसी प्रकार से ऊंचा, तो दिवा, उच्च और अपि, इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा ऊंचा के लिए? तो उच्च। भी अर्थ प्रदान करने वाला अव्यय, तो अपि, यत्र, तथा, अपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीता हुआ कल, स्व, परस्व, है, तो है इसका
सही आंसर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। सवेरे के लिए भूय, खलु, प्रातः, तो प्रातः जो है वह इसका उचित विकल्प हो जाएगा। अब देखिए यहां ये कहता है निम्न शब्दों के लिए संस्कृत अव्यय लिखिए। ये जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनके लिए हमें संस्कृत अव्यय लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे तब, तो तब जो होता है तब की संस्कृत होती है तदा। तब की क्या होगी? तदा, यानी तब। और जब, तो जब की संस्कृत होती है यदा, ठीक है। यदा, यदा का अर्थ क्या होगा? जब। और सब जगह, तो सब जगह की संस्कृत होगी सर्वत्र। क्या हो जाएगी? सर्वत्र। और सवेरे, तो सवेरे जो है इसकी संस्कृत होगी प्रातः। सवेरे की क्या होगी? प्रातः। ये लीजिए, तो इन तीनों चारों की हो गई तब, तदा, ठीक है, जब, यदा, सब जगह, सर्वत्र और सवेरे, मतलब है प्रातः। ठीक इसी प्रकार से इधर है, तो जोर से, जोर से की संस्कृत या संस्कृत अव्यय होगा उच्चई। जोर से का क्या हो जाएगा? उच्चई, ठीक है। उच्चई का मतलब होता है जोर से, ठीक है। और इसी प्रकार बहुत, तो बहुत का क्या हो जाएगा? भृशम। बहुत का संस्कृत अव्यय होगा भृशम, ठीक है। अगला है बीता हुआ कल। अगला क्या है? बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल का संस्कृत अव्यय हो जाएगा ह। यहां आपको ध्यान देना है, ये ह और ये य और विसर्ग सहित, मतलब है ह, ठीक है। और साथ, साथ जो है इसका संस्कृत अव्यय हो जाएगा सह। साथ का संस्कृत अव्यय क्या होगा? सह, मतलब है साथ में। तो जोर से, उच्चई, बहुत, भृशम, बीता हुआ कल, है और साथ यानी सह, ठीक है। अब हम आगे वाले अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें मंजूषा से शब्द चुनने हैं और शब्द चुन करके रिक्त स्थान में भरना है, तब जाकर हमारा वाक्य जो है वह पूर्ण होगा। तो हमारा पहला वाक्य है रिक्त स्थान। यहाँ क्या है? रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान दशरथो नामने नृप अभवत। रिक्त स्थान दशरथो नामने, दशरथ नाम का, नृप अभवत राजा हुआ। तो दशरथ नाम का राजा हुआ, ठीक है। नक्तम रात्रि, ऊपर नीचे, कब, ठीक है। यहाँ परितय चारों ओर, ठीक है। वृथा बेकार व्यर्थ में, पुरा प्राचीन समय में, एवं ही। तो यहां आप देखोगे कि जो पुरा शब्द है इसका मतलब होता है प्राचीन समय में। पुरा का अर्थ क्या है? प्राचीन समय में। तो हमारा ये वाक्य कंप्लीट होगा, पुरा दशरथो नामने नृप अभवत। प्राचीन समय में दशरथ नाम का राजा हुआ, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट जो अव्यय है वह हो जाएगा पुरा, ठीक है। हम पुरा को ले चुके हैं। पुरा दशरथो नामने नृप अभवत। प्राचीन समय में दशरथ नाम का राजा हुआ, ठीक है।
अगला है रिक्त स्थान मम विद्यालय अस्ति। रिक्त स्थान मम विद्यालय अस्ति। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको देखना है। देखिए, नक्तम, ऊपरी, अद्य, कदा, तो इन सब में से कौन सा विकल्प है या कौन सा अव्यय शब्द है जो इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अत्र। क्या हो जाएगा? अत्र। अत्र मम विद्यालय अस्ति, यहां मेरा विद्यालय है। ठीक है, कोई संकेत करके जब हम बताते हैं ना, कहते हैं यह मेरा विद्यालय है, तो अत्र मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा वाक्य है, मूर्ख जनः रिक्त स्थान समयम नश्यन्ति। मूर्ख लोग जो होते हैं वे अपना समय नष्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? यहां वृथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृथा। मूर्ख जनाः वृथा समयम नश्यन्ति, तो मूर्ख लोग जो होते हैं वे बेकार ही अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो मूर्ख जनाः, मूर्ख लोग, वृथा समयम नश्यन्ति, मूर्ख लोग जो होते हैं वे बेकार ही अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आपका सही विकल्प जो हुआ वृथा हो गया। मूर्खा जना वृथा समयम नश्यन्ति। ठीक है, अगला हमारा है चोर है रिक्त स्थान गृहे प्रविशति। चोर है रिक्त स्थान गृहे प्रविशति, तो क्या हो जाएगा? देखिए, चोर जो चोरी करता है प्राय रात के समय चोर चोरी करता है। ठीक है, तो यहां रात या रात्रि अर्थ प्रदान करने वाला जो अव्यय है वह है नक्तम, जिसका अर्थ होता है रात्रि। तो चोर है नक्तम गृहे प्रविशति, चोर रात्रि में घर में प्रवेश करता है। ठीक है, चोर रात को घर में प्रवेश करता है, तो नक्तम। क्या हो जाएगा? चोर है नक्तम गृहे प्रविशति, चोर रात्रि में घर में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से विद्यालयम रिक्त स्थान पुष्प पादपा सन्ति, तो अभी तक हम कर चुके हैं पुरा, ठीक है, वृथा और अत्र और नक्तम। ये वाक्य जो है इनका प्रयोग हम कर चुके हैं चार अव्ययों का, तो ये चार अव्यय हम काम में ले चुके हैं। अगला है विद्यालयम रिक्त स्थान पुष्प पादपा सन्ति, तो विद्यालयम क्या हो जाएगा? परितः। क्या हो जाएगा? परितः। तो विद्यालय के चारों ओर फूल वाले पौधे हैं। ठीक है, तो विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर पुष्प पादपा सन्ति, फूल और पौधे हैं। ठीक है, तो परितः हो जाएगा चारों ओर। अगला है ईश्वर रिक्त स्थान मम बंधु। कई बार हम कहते भी हैं ईश्वर ही मेरा बंधु है, ईश्वर ही मेरा भाई है। तो देखिए, ईश्वर एव मम बंधु, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा। एव का मतलब होता है ही, तात्पर्य है ईश्वर ही मेरा बंधु है, ईश्वर ही मेरा भाई है। ठीक है, पथिक वृक्षस्य रिक्त स्थान विश्राम्यति। पथिक वृक्षस्य, तो पथिक जो है, राहगीर जो है वृक्ष के विश्राम करता है, तो वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के अंदर, वृक्ष के नीचे, तो निश्चित है जो भी राहगीर है, रास्ता चलने वाला, वह वृक्ष के नीचे छाया में आराम करेगा। तो पथिक वृक्षस्य क्या हो जाएगा? अधः। ठीक है, क्या हो जाएगा?
अधः हो जाएगा, तो अधः यानी नीचे। पथिक जो है वह वृक्ष के नीचे आराम करता है। ठीक है। बालिका रिक्त स्थान गच्छति, तो बालिका कहाँ जाती है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो बालिका कदा गच्छति, बालिका कब जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कदा। अब देखिए खगा वृक्षस्य तिष्ठन्ति, तो पक्षी जो बैठते हैं पेड़ के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, हमारा यही बच गया है, परितय का प्रयोग हम कर चुके हैं, ये बचा ऊपरी, तो यहां हो जाएगा ऊपरी। ठीक है, तो पक्षी जो है वे पेड़ के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इन अव्यय शब्दों का मंजूषा से लेकर प्रयोग किया। पुरा दशरथो नामना नृपा अभवत्, तो पुरा। यहाँ अत्र मम विद्यालय, तो अत्र। मूर्खा जना वृथा समय नश्यति, तो वृथा। चोरः नक्तम गृहे प्रविशति, तो नक्तम रात्रि। विद्यालयम परितः पुष्पादपा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर फूल और पौधे हैं, तो परितः। ईश्वर है एवं मम बंधु, ईश्वर ही मेरा भाई है। एवं पथिके वृक्षस्य अधः विश्राम्यति, राहगीर वृक्ष के नीचे आराम करता है, तो अधः। बालिका कदा गच्छति, बालिका कब जाती है, तो कदा। खगा वृक्षस्य ऊपरी तिष्ठन्ति, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठते हैं, तो ऊपरी। आइए अब अगला अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित अव्ययों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये हमारे अव्यय हैं, यहाँ ये अव्यय है। ठीक है, यहाँ हम इसका अर्थ लिखेंगे और यहाँ करेंगे वाक्यों में प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, तो देखिए अलम, अलम का अर्थ होता है मत करो। अलम का अर्थ क्या होता है, मत करो, तो इसका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। देखिए अलम, अलम का अर्थ है मत करो, अर्थ क्या हो जाएगा, मत करो। किसी भी चीज के लिए आप मना करते हो तो आप अलम का प्रयोग करोगे। जैसे विवादेन अलम, वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, विवादेन अलम, विवाद मत करो, लड़ाई मत करो। तो निषेध वाली स्थिति होती है, मना करने की स्थिति होती है, तो हम अलम का प्रयोग करते हैं। जैसे विवादेन अलम, विवादेन अलम, विवाद मत करो। हमारा अगला जो अव्यय है वह है अद्य। अद्य जो है इसका अर्थ होता है आज। क्या होता है, आज। ठीक है, और जैसे अद्य वयम कथाम शृणुमहे। ठीक है, अद्य वयम कथाम, ठीक है, शृणुमहे, तो अद्य वयम कथाम शृणुमहे। ठीक है, अद्य वयम कथाम शृणुमहे, तो अद्य अर्थ होता है आज। आज का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है, अद्य वयम कथाम शृणुमहे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगले जो अव्यय है निश्चय, इसका अर्थ होता है नीचे। निश्चय का अर्थ क्या होगा, नीचे। ठीक है, और जैसे साधु जना निश्चय स्वपति, साधु लोग नीचे सोते हैं। साधु जनै निश्चय स्वपति, तो साधु नीचे
स्वपति, जैसे आप चाहो कर सकते हो। साधु निश्चय स्वपति, साधु नीचे सोता है। क्या अर्थ होगा? साधु नीचे सोता है, साधु नीचे स्वपति। ठीक है। अब अगला हमारा जो अव्यय है, अगला अव्यय है ह। ठीक है। और है का अर्थ होता है बीता हुआ कल। है का अर्थ क्या है? बीता हुआ कल। तो है मतलब है बीता हुआ कल। तो है वयम मेट्रो रेल यानेन अगच्छाम। है वयम मेट्रो रेल यानेन अगच्छाम। तो देखिए, है वयम मेट्रो रेल यानेन, ठीक है, अगच्छाम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? है वयम मेट्रो रेल यानेन अगच्छामः। ठीक है। तो ये इस प्रकार से है यानी बीता हुआ कल। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला है तत्र, और तत्र का मतलब होता है वहां। तत्र का अर्थ क्या होता है? वहां। तो वहां, ठीक है, इसका हो जाएगा स तत्र गमिष्यति। क्या हो जाएगा? सह तत्र गमिष्यति। तो वह वहां जाएगा। क्या अर्थ देगा? वह वहां जाएगा। तो हमने वाक्य में प्रयोग किया तत्र वहां स तत्र गमिष्यति। इसी प्रकार से स्व, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है। स्व अर्थ हो जाएगा आने वाला कल। क्या अर्थ हो जाएगा? आने वाला कल। ठीक है। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो स्वः मम परीक्षा भविष्यति। क्या हो जाएगा? स्वः यानी आने वाले कल में, मम मेरी परीक्षा भविष्यति। तो कल मेरी परीक्षा होगी। क्या हो जाएगा? कल मेरी परीक्षा होगी। अब बात करते हैं अभितय। अभितय का मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है। अभितय, अभितय का अर्थ क्या होगा? दोनों ओर। दोनों ओर। तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा नदीम अभितय वृक्षा सन्ति। वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? नदीम अभितय वृक्षा सन्ति। तो नदीम अभितय, नदी के दोनों ओर वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। ठीक है। वृक्षा सन्ति। तो आपने देखा, हमने हमारे पास कुछ अव्यय हैं, उनका अर्थ हमने लिखा और उनका वाक्य में प्रयोग किया। देखिए अलम, अलम का मतलब होता है मत करो। अलम का अर्थ क्या है? मत करो। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा विवादेन अलम। अद्य आज, तो अद्य वयम कथाम शृणुमः। ठीक इसी प्रकार से निश्चय नीचे, साधु निश्चय स्वपति, साधु नीचे सोता है। और है बीता हुआ कल, तो है वयम मेट्रो रेल यानेन अगच्छामः। ठीक है। तो कल हम मेट्रो रेल यान से गए। ठीक है। वहां तत्र, वहां सह तत्र गमिष्यति, तो वह वहां जाएगा। और स्व आने वाला कल, तो स्व मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। अभितय दोनों ओर, तो नदीम अभितय वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ नीचे लिखे हुए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये सबसे पहली बार पूछता है अव्यय का अर्थ लिखिए। क्या पूछ रहा है? अव्यय का अर्थ पूछ रहा है। तो आपने अध्याय में पढ़ा था जो खर्च नहीं हो, ठीक है, जिसमें कोई विकार नहीं हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो देखिए अव्यय, तो हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। यह हमारा उत्तर का, ठीक है। तो क्या है अव्यय की? अव्यय का अर्थ जो है वो क्या है? जो खर्च नहीं हो। क्या हो जाएगा? जो खर्च ने हो अथवा, ठीक है, जिसमें कोई विकार न हो, ठीक है। जो खर्च न हो या जिसमें कोई विकार न हो, यह अव्यय का अर्थ है। अव्यय का अर्थ क्या है? जो खर्च न हो अथवा जिसमें कोई विकार न हो, ठीक है। तो ये अर्थ जो है यह अव्यय का अर्थ है, आपने अध्याय में पढ़ा था। अब बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है अव्यय की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अव्यय की परिभाषा लिखिए। तो देखिए लिंग वचन विभक्ति, लिंग वचन विभक्ति ये अव्यय की परिभाषा है। अर्थ हम लिख चुके हैं। लिंग वचन विभक्ति आदि के कारण सदैव एक समान रहने वाले शब्द, ठीक है। तो उत्तर खे हो जाएगा लिंग वचन, ठीक है, विभक्ति आदि के कारण सदैव एक समान। कैसे? सदैव एक समान। आपने अध्याय में पढ़ा था ये जो अव्यय है, अव्यय शब्द के ऊपर लिंग विभक्ति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे हर स्थिति परिस्थिति में समान बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना लिंग के अनुसार होता है, ना वचन के अनुसार होता है, ना ही विभक्ति के अनुसार होता है। तो लिंग वचन विभक्ति के अनुसार या के कारण सदैव एक समान बने रहने वाले शब्द, एक समान बने रहने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो लिंग वचन विभक्ति आदि के कारण कैसे रहते हैं? समान, ठीक है, सदैव एक समान रहते हैं। तो इस प्रकार से सदैव एक समान रहने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। यह है किन्हीं 5 अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। कोई 5 अव्यय हमें लेने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए हम लेते हैं जैसे शनै, शनै का मतलब है धीरे। तो से शनै शनै चलती, हमने ले लिया शनै, ठीक है। अर्थ क्या हो जाएगा? धीरे। और वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा स शनै शनै चलती। तो वह धीरे धीरे चलता है। क्या अर्थ हो जाएगा? वह धीरे धीरे चलता है। अगला हम ले लेते हैं जैसे सह, तो पिता पुत्र पिता सह गच्छति, ठीक है, सह
जिसका अर्थ होता है साथ में, ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा, साथ, ठीक है, पुत्र है पिता सह गच्छति, क्या हो जाएगा, पुत्र है पिता सह गच्छति, तो ये हो जाएगा पुत्र है पिता सह गच्छति, यानी पुत्र पिता के साथ जाता है। तो ये हमसे कह रहा है 5 अव्ययों के लिए। अगला हम लेते हैं जैसे सार्धम, ठीक है, तो सार्धम का मतलब होता है के साथ, तो स मया सार्धम गमिष्यति, ठीक है, सार्धम, ठीक है, सार्धम का मतलब होता है साथ, इसका क्या हो जाएगा, सह मया सार्धम गमिष्यति, तो वह मेरे साथ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, सह मया सार्धम गमिष्यति, तो क्या हो जाएगा, वह मेरे साथ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से खलु निश्चय ही, अगला क्या है, खलु, खलु में क्या हो जाएगा, निश्चय ही, ठीक है, निश्चय ही। और पर्वते खलु साधवे वसंती, पर्वते खलु साधवे वसंती, पर्वतों पर निश्चय ही साधु रहते हैं, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, अभितः, क्या हो जाएगा, अभितः मतलब है दोनों ओर, ठीक है, अभितः का मतलब क्या है, दोनों ओर। तो जैसे विद्यालयस्य, विद्यालय के, ठीक है, विद्यालयस्य अभितः, विद्यालय के दोनों ओर वृक्षा, ठीक है, संति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, हमने 5 वाक्यों में प्रयोग किया, शनै धीरे, स शनै शनै चलति, सह साथ, पुत्र पिता से गच्छति, सार्धम साथ, स मया सार्धम गमिष्यति, वह मेरे साथ जाएगा, खलु निश्चय ही, पर्वते खलु साधवे वसंती, और अभितः मतलब है दोनों ओर, तो विद्यालय से अभितः वृक्षा संति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। क्या अर्थ हो जाएगा अभितः का, दोनों ओर। तो इस तरीके से ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है। आइए अब हम अगला अध्याय देखते हैं।